अगर आप अपने जीवन से हार मान चुके हैं, जैसा आप चाहते हैं परिस्थितियां वैसी बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि ठीक उल्टी हैं, विपरीत हैं, अपनी हार का, अपनी विफलता का ठीकरा बात बात पे कभी आप भगवान पे तो कभी किसी और पर फोड़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देख के आप में हिम्मत जरूर आएगी। नमस्ते, मेरा नाम है यशदीप और आप क्राइम कहानी चैनल देख रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजुल में जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा नाम का एक मछुआरा रहता था। 15 साल से वो मछली पकड़ने के काम में लगा हुआ था। 15 साल के अनुभव ने उसे समंदर और मछली पकड़ने के काम का मास्टर बना दिया था। 17 नवंबर 2012 को अल्वारेंगा टोनाला में मछली पकड़ने वाली नाव के मालिक विलेर्मिनो रोड्रिगेज सोलिस के लिए मछली पकड़ने प्रशांत महासागर में गया। नाव पर उसके साथ एक 22 साल का लड़का एजिकिल कोर्डोबा भी था। अल्वारेंगा के इस युवा साथी एजिकिल कोर्डोबा के पास अभी समंदर में मछली पकड़ने का कोई खास अनुभव नहीं था। इससे पहले कोर्डोबा और अल्वारेंगा एक दो बार ही मिले थे और उनमें कभी बातचीत भी नहीं हुई थी। ये पहली बार था जब वो एक साथ समंदर में मछली पकड़ने जा रहे थे। अल्वारेंगा को मजबूरी में कोर्डोबा को अपने साथ ले जाना पड़ा था। अल्वारेंगा का पुराना साथी रे पेरेज, जो कि अक्सर अल्वारेंगा के साथ समंदर में मछली पकड़ने जाया करता था, किसी अन्य काम में व्यस्त होने की वजह से उस दिन अल्वारेंगा के साथ समंदर में जाने से मना कर दिया। यही वजह थी कि अल्वारेंगा को अपने साथ उस नौसिखिया एजिकिल कोर्डोबा को समंदर में ले जाना पड़ा। अल्वारेंगा ने कोर्डोबा से अपनी योजना बताई कि वो समंदर में 30 घंटे के आसपास रुकेंगे और मछलियां पकड़ के वापस घर चले आएंगे। कोर्डोबा भी इसके लिए तैयार हो गया। दोनों 23 फुट लंबे सिंगल इंजन वाली टॉपलेस नाव के साथ प्रशांत महासागर में आगे बढ़ने लगे। अल्वारेंगा और कोर्डोबा ने एक दिन के हिसाब से खाने पीने और जरूरत की चीजें अपने साथ नाव में रख लिया था। नाव में 16 गैलन पानी और 70 गैलन गैसोलीन था। साथ में मछली पकड़ने के लिए 23 केजी चारा, मछली पकड़ने वाले कई तरह के हुक, 3 बड़े बड़े चाकू, बाल्टियां, प्लास्टिक के बैग में लिपटा मोबाइल फोन, एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस और साथ में और भी जरूरी सामान रख लिया था। उनके पास एक 2-वे रेडियो भी था जिससे वो समंदर से अपने बॉस से संपर्क कर सकते थे। इन सब चीजों के अलावा पकड़ी गई मछलियों को ताजा रखने के लिए और उन्हें सड़ने से बचाने के लिए 91 किलो के आसपास बर्फ एक बड़े से आइस बॉक्स में रख ली गई थी। अल्वारेंगा और कोर्डोबा मछली पकड़ने के लिए करीब 50 मील तक समंदर के अंदर चले गए, जहां दोनों ने लगभग 500 केजी मछली पकड़ ली। जब पर्याप्त मात्रा में उन्होंने मछलियां पकड़ ली, तब अल्वारेंगा ने अपनी नाव को वापस घर की तरफ मोड़ लिया। अभी वो कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि अचानक शांत समंदर में मौसम ने एक अलग ही रूप अख्तियार कर लिया। समंदर में बहुत तेज तूफान उठने लगा। आसमान में काले बादल गरजने लगे। समंदर की विकराल लहरें मुंह फाड़े अल्वारेंगा की नाव की ओर दौड़ने लगी। समंदर में उठा तूफान और विकराल लहरें अल्वारेंगा और कोर्डोबा की नाव को घर जाने वाले रास्ते से बार बार भटका दे रही थी। उस भयंकर तूफान में दोनों को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। समंदर की विकराल लहरें अल्वारेंगा की नाव को समंदर में किसी गेंद की तरह उछालने लगीं। वो लहरें थप्पड़ों की तरह उनके शरीर पर चोट करती और उन्हें नाव पर पटक देती। नाव भी असंतुलित होने लगी और तो और नाव में बारिश और लहरों का पानी भी भरने लगा। ये एक बड़ी समस्या थी। दोनों जैसे तैसे बाल्टियों से नाव का पानी निकालने लगे। वो बहुत देर तक पानी को समंदर में फेंकते रहे, जिससे वो थक के चूर हो गए। पर आफत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नाव में काफी सामान भरा था। ऊपर से वो जिस चीज के लिए समंदर की गहराई में आए थे, वो भी उसे भारी बना रहा था, नाव को असंतुलित कर रहा था। नाव में जो जरूरी सामान थे वो भी अब अल्वारेंगा और कोर्डोबा को खतरनाक लगने लगे। उन दोनों ने सबसे पहले नाव से 500 केजी मछली को समंदर में फेंक दिया। हालांकि इससे शार्क जैसी खूंखार मछलियों के उनके आसपास मंडराने का खतरा बढ़ गया था। अगर वो गलती से भी समंदर में गिरते तो खूनी शार्क मछलियों का निवाला बन जाते। पर मछलियों को फेंकना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने अतिरिक्त गैसोलीन को भी समंदर में फेंक दिया।
भयंकर बारिश और तूफान की वजह से नाव पर रखे अधिकतर डिवाइस या तो समंदर में गिर गए या खराब हो गए। नाव पर अगर कुछ बचा था तो वो था टू वे रेडियो। जोस अल्वारेंगा ने तुरंत टू वे रेडियो निकाला और अपने बॉस विलेर्मिनो से अपनी परिस्थिति से रूबरू कराने के लिए संपर्क साधा। अब बदकिस्मती देखिए कि टू वे रेडियो भी 50% ही चार्ज था। बॉस से संपर्क होते ही अल्वारेंगा ने अपने बॉस को बताया कि समंदर में भयंकर तूफान उठ चुका है, जिससे वो अपना रास्ता भटक चुके हैं। तब बॉस विलेर्मिनो ने अल्वारेंगा से पूछा कि तुम अपनी पोजीशन बताओ। तब अल्वारेंगा ने कहा कि हमारा जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी खराब हो चुका है, हमें दूर दूर तक कोई नाव भी नहीं दिख रही है जिससे हम कोई मदद ही मांग सके। अभी अल्वारेंगा और उसके बॉस के बीच बातचीत हो ही रही थी कि टू वे रेडियो भी बंद पड़ गया। अब उनके पास संपर्क साधने का जो आखिरी जरिया था वो भी खत्म हो गया। अब अल्वारेंगा और कोर्डोबा दुनिया से दूर प्रशांत महासागर में 23 फुट की नाव में फंसे हुए थे, जिसका मोटर भी खराब हो चुका था। उस नाव पर ना छत थी, ना ही पाल था और ना ही पतवार थी। अब नाव बिना किसी लगाम के समंदर में तैरती जा रही थी। अल्वारेंगा और कोर्डोबा ने वो सब कुछ खो दिया जो उन्हें समंदर में जिंदा रखता। उनके पास रोशनी के लिए टॉर्च नहीं थी, खाने के लिए भोजन नहीं था और ना ही मछली पकड़ने के लिए चारा और हुकी थे। अल्वारेंगा ये अच्छी तरह से जानता था कि ये तूफान अभी कई दिनों तक कहर बरपाने वाला है। अल्वारेंगा और 22 साल का कोर्डोबा थक के चूर हो गए थे और ठंड से जमे जा रहे थे। उन्होंने जिस बॉक्स में मछलियों को रखा था उसे उल्टा करके उसके नीचे एक दूसरे से लिपट कर सो गए। सुबह हुई और जबरदस्त भूख उनके सामने एक नई समस्या बन के खड़ी हो गई। नाव पर भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ना ही समंदर से मछली पकड़ने के लिए कोई चारा या हुकी था, पर भूख तो मिटानी थी। वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और इसी आवश्यकता ने अल्वारेंगा के दिमाग में एक नए विचार और एक नई रणनीति को जन्म दिया। अल्वारेंगा अपने नंगे हाथों को समंदर में डालकर मछलियों को पकड़ने लगा। उसने कई प्रयास किए पर वो विफल रहा, पर आखिरकार उसकी इस रणनीति ने अपना काम कर ही दिया। उसकी मुट्ठी में एक मछली फंसी गई। धीरे धीरे समंदर में उन दोनों ने ऐसे ही मछलियों को पकड़कर उन्हें कच्चा खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन और बीते, पर समस्याएं वैसी की वैसी ही उनके सामने मुंह बाए खड़ी थी। पीने का पानी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके लिए अल्वारेंगा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी पेशाब को ही पीना शुरू कर दिया। समंदर का खारा पानी उन्हें लालच देता, पर वो जानते थे कि समंदर के पानी को पीना अपनी मौत को दावत देना था। इसके बावजूद कई बार उन्होंने उसे पिया। कोर्डोबा अपने पेशाब को पीने से हिचकता, पर अल्वारेंगा उससे कहता कि अगर जीना है तो इसे पीना ही पड़ेगा। अल्वारेंगा ने कई बार समुद्र से जेलीफिश को भी पकड़ के खाया, जो उसके गले को जला देती थी। यहां तक कि अल्वारेंगा ने कई बार अपने नाखून तक चबाकर खाए। वो दोनों कई बार नाव पर आने वाले पक्षियों को तो कई बार समुद्री कछुए को पकड़ लेते। पहले तो वो उनके खून को पी के अपनी प्यास बुझाते, फिर उन्हें कच्चा खा जाते। समंदर में फंसे उन्हें 14 दिन हो गए थे और 14वें दिन बारिश की बूंदें उनके ऊपर पड़ी। उस दिन उन्होंने जी भर के मीठा पानी पिया। अल्वारेंगा और कोर्डोबा इस इंतजार में खुद को जिंदा रखे हुए थे कि कोई आएगा जो उन्हें इस अथाह और इस नर्क समान समंदर से बचाकर घर ले जाएगा। ऐसा नहीं था कि अल्वारेंगा और कोर्डोबा को बचाने का प्रयास नहीं किया गया। अल्वारेंगा के बॉस विलेर्मिनो ने उन्हें खोजने के लिए एक खोजी दल को समंदर में भेजा था, पर अफसोस कि वो उन दोनों को खोजने में नाकाम रहे थे। समंदर में उन्हें फंसे हफ्तों बीत गए। जिंदा रहने के लिए दोनों हर पल मौत से जंग लड़ते रहे। समंदर में बहकर उनके नाव के पास आने वाले कचरे को वो पकड़ने लगे। कई बार उन्हें उनमें बची खुची खाने की चीजें मिल जाती, जैसे चिप्स के पैकेट। एक बार तो उन्हें दूध, आधी गोभी और गाजर भी मिला था। इस तरह भी उन दोनों ने खुद को जिंदा रखा। समय बीतने के साथ समंदर का जीवन कोर्डोबा को मानसिक रूप से कमजोर बनाने लगा। उसे लगने लगा कि वो इस कभी खत्म ना होने वाले समंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा।
वो हमेशा रोता रहता, रह रहकर चीखने चिल्लाने लगता। कोर्डोबा समुद्री पक्षी और कछुए के कच्चे मांस को खा खा के और अपने पेशाब को पी पी के बीमार पड़ गया था। उसने अब इन्हें खाने से मना कर दिया। कोर्डोबा हार चुका था। उसे लग गया था कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा। एक दिन उसने अल्वारेंगा से कहा कि तुम मुझे कसम दो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी लाश से अपनी भूख नहीं मिटाओगे, और अगर तुम बच गए तो मेरी माँ से मिलने जरूर जाओगे और उन्हें बताओगे कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। तब अल्वारेंगा ने कोर्डोबा से कहा कि दोस्त, अगर मैं मरता हूं और तुम बच जाते हो तो तुम मेरे परिवार के पास जाना और उन्हें बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। समंदर में फंसे उन दोनों मछुआरों को लगभग 4 महीने बीत गए। एक सुबह बारिश हो रही थी। अल्वारेंगा और कोर्डोबा लेटे हुए थे। तभी अचानक कोर्डोबा चिल्लाने लगा कि मैं मर रहा हूं। तब अल्वारेंगा उठा और उसे हिम्मत देने लगा कि इसके बारे में मत सोचो। तब कोर्डोबा ने रोते हुए कहा कि मैं इस अंतहीन संघर्षों से हार चुका हूं। उसने अल्वारेंगा से पीने के लिए पानी मांगा, पर जब अल्वारेंगा ने बोतल को उसके मुंह से लगाया तो कोर्डोबा उसे पी नहीं सका। वो उस अंतहीन समंदर में अंतहीन संघर्षों के साथ अल्वारेंगा को अकेला छोड़कर जा चुका था। अल्वारेंगा ये देखकर रोने लगा, चीखने लगा कि नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, हार मत मानो, तुम्हें लड़ना होगा। पर कोर्डोबा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कोर्डोबा मर चुका था। अल्वारेंगा ने उसकी लाश को समंदर में नहीं फेंका, बल्कि उसने उसे नाव में ही रखा। वो हर रोज उसकी लाश से घंटों बातें करता, उससे पूछता कि रात में तुम्हें कैसी नींद आई, तुमने कुछ खाया कि नहीं। कोर्डोबा तो कुछ नहीं बोलता, पर अल्वारेंगा ही कोर्डोबा बनके खुद अपने सवालों के जवाब देता कि हाँ, मुझे नींद अच्छी आई और मैंने खाना भी खा लिया है। अचानक छठे दिन अल्वारेंगा जैसे किसी बुरे सपने से जागा। उसने सोचा कि वो क्या कर रहा है, वो एक लाश से बात कर रहा है। तब जाके उसने कोर्डोबा की लाश को समंदर में गिरा दिया। समंदर में फंसे अल्वारेंगा को महीनों बीत गए, पर अल्वारेंगा जिंदा रहा। वो नाव में लेटे लेटे आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को ताकता। कई बार तो उसने दूर जाती बड़ी व्यापारिक नावों को भी देखा। वो चिल्लाया, उन्हें रुकने के लिए कहा, पर उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। ना ही उन बड़ी नावों से किसी की नजर अल्वारेंगा के नाव पर पड़ी। वो नावें अल्वारेंगा के सामने से गुजर जाती, पर वो कुछ नहीं कर पाता। अब धीरे धीरे अल्वारेंगा भी कोर्डोबा की तरह ही अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। उसके मन में बार बार खुद को मार देने की इच्छा जन्म लेने लगी। वो उस वाहियात जीवन से, वाहियात समंदर से एकदम ऊब चुका था, थक चुका था। उसने कई बार आत्महत्या की कोशिश की, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं जीने की इच्छा बची थी, और उसी इच्छा ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आ जाती कि जो आत्महत्या करते हैं उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। माँ की ये बातें उसके दिमाग में घूमने लगती। अल्वारेंगा ने प्रशांत महासागर में खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी कल्पनाओं की एक दुनिया बना ली थी। वो नाव पे टहलता तो सोचता कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों की सैर कर रहा है। कुछ खाता तो सोचता कि वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट और महंगी डिश खा रहा है। अल्वारेंगा जब बच्चा था तो उसके दादाजी ने उसे चंद्रकलाओं से समय का अनुमान लगाना सिखाया था। अल्वारेंगा ये अच्छी तरह से जानता था कि वो कितने महीनों से समंदर में फंसा हुआ है। उसके लिए एक एक दिन सदियों की तरह कट रहे थे। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, और उसके बाल और दाढ़ी बेतरतीब किसी जंगली की तरह बढ़ गए थे। उसका चेहरा डरावना और बीमार लगने लगा था। एक दिन वो नाव पर बेहोशी की हालत में गिरा पड़ा था। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजी। वो चौंका। उसने अपना ध्यान उन आवाजों पर लगाया। वो समुद्री पक्षियों के चहचहाने की आवाजें थीं। अल्वारेंगा को लगा कि ये उसका भ्रम है, पर जब उसने नाव से बाहर झांका तो उसने सामने नारियल के पेड़ों से घिरे एक छोटे से टापू को देखा। अल्वारेंगा की धड़कनें तेज हो गईं। अल्वारेंगा ने अपने शरीर में बची खुची ताकत को बटोरा और नंगा ही समंदर में कूद गया, और तब तक हाथ पैर मारता रहा जब तक कि वो टापू के किनारे नहीं पहुंच गया। वो किनारे पहुंचते ही बेहोश हो गया। वो टापू मार्शल आइलैंड समूह का इबॉन तट था। जब अल्वारेंगा को होश आया तो उसने अपने सामने एक मर्द और एक औरत को देखा, जो कि पति पत्नी थे, एमी और रसेल। उसने 438 दिनों के बाद पेड़ देखे थे।
रेत को महसूस किया था और इंसान देखे थे। वो कितना खुश होगा शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एमी और रसेल ने अल्वारेंगा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अल्वारेंगा 17 नवंबर 2012 को मैक्सिको के टोनाला शहर से निकला था और 30 जनवरी 2014 को मार्शल द्वीप समूह के इबॉन तट पहुंच गया। उसने इस बीच में करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी समंदर में तय किए थे। ये कहानी मार्शल आइलैंड के एक अमेरिकी एम्बेसडर को पता चली, जिनसे ये कहानी पूरी मीडिया में फैल गई। अल्वारेंगा की हालत में जब सुधार हुआ तो वो अपने घर मैक्सिको गया। वो अपने परिवार से मिला और अपनी बेटी से मिला। उसने कोर्डोबा से किया अपना वादा भी निभाया। वो उसकी माँ से मिला और उन्हें बताया कि कोर्डोबा आपसे बहुत प्यार करता था। ये सब हो जाने के बाद अल्वारेंगा फिर दोबारा कभी समंदर के अंदर नहीं गया। अब उसे समंदर से डर लगता है। तो यही आज की कहानी थी। अगर आज की कहानी से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब मुझे दे आज्ञा। मैं हूं यशदीप और आप क्राइम कहानी चैनल देख रहे थे। जय हिंद।